हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरी नई वीडियो में। और नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं आज फिर से अपने पार्ट सेकंड में। और पार्ट सेकंड में हम लोग किसका पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं? अपने रीनल सिस्टम का। तो लास्ट टाइम हमने जाना था रीनल सिस्टम में किडनी की जनरल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कितनी उसकी डायमेंशंस थे उसके वेट रिगार्डिंग में, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसकी अगली स्टेज पे, अगली उससे रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज है हम लोग शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आज हम बनाएंगे वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें हमारे रीनल सिस्टम में, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर टॉपिक है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया आज हम सिर्फ और सिर्फ देंगे ध्यान उसके डायग्राम के ऊपर, ठीक है। कि उसका डायग्राम हम स्मार्टली कैसे बनाए, उसमें हम लोग सारी की सारी चीजें कैसे कंक्लूड कर पाए, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई? कल हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है ना। और वो जो ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर था उसमें यहाँ पर मैंने बनाए थे कुछ रीनल पैपिले, ठीक है। क्या थे? रीनल पैपिले, ठीक है ना। और ये जो था बेस था, ये एपेक्स था। अब हमने एक और चीज जानी थी कि जो ये हमारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर थे, पिरामिड्स थे, रीनल पिरामिड्स थे, यहाँ पर हमने हमारे जो मेजर फंक्शनिंग यूनिट हैं, जैसे इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, जो कि होती है 1 to 1.3 मिलियन इन ईच किडनी एंड 10 to 13 lakhs भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने जाना था। तो भैया ये जो काम करती हैं, ये काम करती हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन का, ठीक है ना। यहीं से यूरिन फिल्टर होकर यहाँ तक पहुंचती है रीनल पैपिले से। रीनल पैपिले से वो पहुंच जाती है हमारे माइनर कैलिक्स में, ठीक है। माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से आती है हमारे मेजर कैलिक्स में, ठीक है। और मेजर कैलिक्स के बाद आती है वो हमारे रीनल पेल्विस के एरिया में, ठीक है। कहाँ आ जाती है? रीनल पेल्विस के एरिया में। और रीनल पेल्विस के एरिया में ही पाई जाती है केजल सेल्स, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था, जिसका काम होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ यूरिन कराना, ठीक है। जिसकी वजह से यूरिन आके यूरेटर में पास हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन भैया बात ये कि हमें अभी इन सारी चीजों को छोड़ के सबसे पहले इस बारीक चीज पर ध्यान देना है। और ये बारीक चीज क्या है जो कई मिलियंस अमाउंट में है हमारी किडनीज में, ठीक है। तो ये है हमारे नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। डोंट से न्यूरॉन्स, ठीक है। कुछ बच्चे न्यूरॉन बोल देते हैं, न्यूरॉन पूछा होता है नेफ्रॉन एग्जाम्स में, बनाए हुए न्यूरॉन, ये मैंने बहुत ज्यादा फॉल्ट देखा है, ठीक है बच्चों में। तो ऐसा नहीं करना है, अब एक रात पहले पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं नेफ्रॉन, ना कि न्यूरॉन, ठीक है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं अपने नेफ्रॉन की, ठीक है। तो नेफ्रॉन को भैया हमने बिल्कुल आसानी से बनाना है। ये तो ऐसे बनेगा फटाफट फटाफट, ठीक है। कैसे? अब देखिए, ये घूम गया, अरे फटाफट के चक्कर में गड़बड़ी होगी भाई, है। चलो थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है। ये आपका घूम गया और ये आ गया ऐसे, और इधर से घूम के ये आ गया आपका ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और सुधार देते हैं अपने कर्व को, अच्छा बन जाएगा। इधर थोड़ा डायग्राम है ना, समझ में अच्छा आएगा, अच्छा बनेगा। तो क्यों ये, अब ये यहां से इसको हम लोग घुमा देते हैं इधर, यहां से हमने घुमा दिया इसको इधर, और नीचे लाए सीधा, और यहां से सीधे लाए सांप की तरह ऊपर ले गए, फिर एक ब्रांच बनाई, फिर ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है। यहां से भी हमने इसको ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके लाया, ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया, और ऐसे लिया, ठीक है। जब हम ऐसे लिया तो फिर उसके बाद हमने यहां से लाकर एक इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे करके, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, और बन गया हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। कोई बड़ी बात थी क्या? है नहीं थी ना। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मिटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी जगह किस किस जगह अपनी अपनी प्रॉपर प्लेसमेंट पे है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं देते तो भैया फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं और कोई क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपको जितना बेहतर रूप से सिखाना होगा जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद भैया यहाँ से एक और हमने ऐसे करके दिखाना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे दिखाना है इस प्रकार से, फिर उसके बाद यहाँ से हमने दिखाना है इस प्रकार से, फिर उसके बाद यहाँ से दिखाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे।
यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ से लाते हैं हम लोग, यहाँ से लाएंगे हम लोग इसको सीधा नीचे, यहाँ से इसका जॉइंट बना दिया, यहाँ से गैप दिया, यहाँ से इधर बनाया, यहाँ से इधर बना दिया, यहाँ से ऐसे बना दिया, यहाँ से ऐसे बना दिया, फिर यहाँ से सीधा लिया है इधर, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट है जो इसको भी इधर खींच दिया, यहाँ तक ले आए, ठीक है, यहाँ तक। और अब इसको यहाँ से रेड से बनाया था, अब यहाँ से जो ये है ये हमारा ब्लू कलर से शो कर देंगे। देखा ये फटाक से डायग्राम। ठीक है, चलो भाई, अब ये तो बन गया डायग्राम, अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसकी लेबलिंग देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब बिल्कुल आसानी से समझना एकदम। पहले तो अपने माइंड को ना बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, आप लोग फ्री कर लीजिए, बिल्कुल टेंशन मुक्त कर दो अपने दिमाग को, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, बस रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग कर लो और उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर पूरा फोकस बनाएंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, देख लेते हैं भाई। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये सांप जैसा दिखने वाला जो कुछ चीज हमने बनाई है, इसमें हमने कई सारी चीजें बनाई है। अब हम उनको डिनोट करेंगे उनके नाम से, ठीक है। उनके नाम जान लेते हैं जरा। तो भैया ये जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बाउल लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल या फिर बॉमेंस कप, ठीक है। बॉमेंस कैप्सूल बोल दिया या तो फिर बॉमेंस कप बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। उसी प्रकार से जो यहां पर ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं डीसीटी, ठीक है ना। अब ये जो पीसीटी है, पीसीटी से हमारा क्या तात्पर्य है, पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। पीसीटी किस नाम से जानी जाती है, पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और डीसीटी का मतलब हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब भैया बात ये आती है कि सर ये तो इतना कठिन नाम है, चलो बॉमेंस कप का नाम तो याद भी हो गया, बॉमेंस कप, ठीक है, कप की शेप में, ठीक है ना। कैप्सूल हो गया, बॉमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है। पीसीटी और डीसीटी का क्या चक्कर है, तो भैया जो पी है, पी से आप लोग देख लीजिए, पी से पास, ठीक है, डी से दूर, क्लियर, पी से पास, डी से दूर। तो पी से पास यानी कि प्रॉक्सिमल, ठीक है, और डी से दूर यानी कि डिस्टेंस पर है हमसे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, डिस्टल, वो दूर है, मेरे से दूर है, दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस पे है तो डिस्टल हो गया, ठीक है। और ये मेरे से पास है, ठीक है ना, पास है, प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल पास, डिस्टल दूर, प्रॉक्सिमल पास, डिस्टल दूर। अगर हम ये कहते हैं कि भैया ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैन है, ठीक है ना, ये मेरा पैन, ठीक है ना। अब ये वाली जो फिंगर की जो मेरी टिप है, चलो छोड़ो, ये वाला एक और मार्कर मैंने रख लिया, ठीक है, और ये वाला मैंने यहां पर रख लिया, ठीक है। ये देखिए आप मेरे हाथ से समझिएगा, आपको याद करने में इजी रह जाएगा, ठीक है। ब्लू मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, रेड मार्कर है। अब भैया पहले मुझे ये बताओ कि इसका प्रॉक्सिमल कौन सा मार्कर है, पास, तो ब्लू है, ठीक है। डिस्टल कौन सा है, ब्लैक से दूर, रेड, ठीक है, रेड है। उसी प्रकार से अगर हम ब्लू के केस में देखें तो बी से प्रॉक्सिमल क्या है, ब्लैक, और ब्लू से प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है हमारा, रेड मार्कर, ठीक है ना। इन मार्कर से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इधर हम फिर से देख लें कि रेड से प्रॉक्सिमल कौन सा है, रेड के लिए प्रॉक्सिमल कौन सा है, तो रेड के लिए प्रॉक्सिमल है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ज्यादा पास है ना। अब रेड से जो डिस्टल है वो कौन सा है,
ब्लू, क्योंकि ब्लू रेड से ज्यादा दूर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब कॉन्वोलेटेड मतलब कि बेंट हुई भी, ऐसी घूमी भी, ठीक है ना। और क्या, ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हमारे ट्यूब्यूल्स में और हमारे ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ हमारी ये दिख रही है, ये मैगी जैसी, ठीक है, मैगी लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वो एक गुच्छा सा बना हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से नूडल्स या फिर मैगी जो है एक बाउल में पड़ी रहती है उस तरीके से पड़ा रहता है यहाँ पर ये गुच्छा। तो इस वाले गुच्छे को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ आर्टरीज के नाम से, टफ्ट ऑफ आर्टरीज, ठीक है ना। ये चीजें बच्चे आप लोग लिखते नहीं है, ठीक है, टफ्ट ऑफ आर्टरीज, इस ये जो वर्ड है ये इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, टफ्ट ऑफ आर्टरीज, ठीक है। टफ्ट ऑफ आर्टरीज है, वो टफ्ट ऑफ आर्टरीज क्या कहलाता है, वो टफ्ट ऑफ आर्टरीज कहलाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है बेटा। अब ग्लोमेरुलस आप लोगों को समझ में आ गया कि टफ्ट ऑफ आर्टरीज जो है उससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी पता चल गई, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी पता चल गई। अब हम लोग देखेंगे अपना ये पार्ट, ये तो भैया इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं लूप ऑफ हेनले के नाम से, ठीक है। चलो इतना दूर नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पास लिख लेते हैं लूप ऑफ हेनले को। ये हो गया इसका लूप ऑफ हेनले। इसको एक और नाम भी दिया जाता है मेडुलरी लूप। अब क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे, क्योंकि इनका जितना भी स्ट्रक्चर है हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ तात्पर्य है जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इतना देख लिया, टफ्ट ऑफ आर्टरीज, ग्लोमेरुलस हमको पता चल गया, ठीक है, पीसीटी पता चल गया, डीसीटी पता चल गया, लूप ऑफ हेनले पता चल गया। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, ये इधर को जो नीचे को आ रहा है, तो ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है, इधर से जब ऊपर को जा रहा है तो नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और वहीं ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। ये तो हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब उसके बाद जो ये वाला पार्ट आता है हमारे पास, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोल देते हैं इसको हम, कलेक्टिंग डक्ट। तो भैया इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। और क्यों बोल देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जब यूरिन जो है उसका जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, जब सब खत्म होता है तो फिर वो कहां पर आके स्थिति उसकी जो है वो कहां पर आकर पहुंच जाती है, कलेक्टिंग डक्ट के पास आके इकट्ठा हो जाता है, जहां से वो रिमूव आउट होना शुरू होता है रीनल पैपिले के थ्रू कैलिक्स में, ठीक है ना। तो भैया अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, एक और चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि एक में बहुत सारे नेफ्रॉन है, ठीक है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन की बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होगी, यानी कि वन कलेक्टिंग डक्ट प्लस अनदर कलेक्टिंग डक्ट प्लस अनदर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सारी वो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नीचे कलेक्टिंग डक्ट मिल के एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बिलिनी। तो डक्ट ऑफ बिलिनी के नाम से जानते हैं हम लोग जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है एक साथ आकर जुड़ती है और एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, उसको हम लोग डक्ट ऑफ बिलिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट रह गया इसका, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, इसे हम लोग बोल देते हैं इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल जो कि ब्लड को लेकर आता है और इफरेंट आर्टरियोल जो यहां से इसे अवे लेकर जाता है, ठीक है ना।
अब एक और चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा, कि जो भी एफरेंट आर्ट्रियोल है ये निकल के कहां से आ रही है, ठीक है। सब कुछ जैसे तो यार हार्ट से हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट से ही जो है 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट जो इधर ब्लड आता है, ठीक है। लेकिन वो आता है कहां से, हमारी एब्डोमिनल एओर्टा से। कहां से आता है, एब्डोमिनल एओर्टा से। तो ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है और आगे जाकर एफरेंट आर्ट्रियोल बन रही है, तब वो यहां आ रही है, ठीक है ना। और एक और चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि एफरेंट आर्ट्रियोल को मैंने थोड़ा मोटा बनाया है एज कंपैरेटिव टू इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। यानी कि इससे सीधा सीधा क्या तात्पर्य है हमारा कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है भैया, जो कि ब्लड लेकर आ रही है, उसका जो साइज है, उसकी जो विड्थ है, उसका जो चौड़ा है पन, ठीक है, उसकी जो ये है, ठीक है, वो ज्यादा खुला हुआ, उसके जो है अंदर का कैपिलरी का जो एरिया है वो ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है। तो यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल का जो साइज है, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है ना। इसको हम लोग अलग से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखकर समझ जाएगा कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो साइज में ज्यादा खुली हुई है, बड़ी है, ठीक है, किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। अब इसी की वजह से बहुत सारा आगे चल के फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल इधर आ गया, ये इफरेंट आर्ट्रियोल बन गई। अब इसमें एक और चीज बच गई है, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर, ठीक है ना। जिस मेम्ब्रेन को हम लोग जानते हैं किस नाम से, इसको हम लोग जानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से। किस नाम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से हमें पता चल गया कि इतना है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे ये वाला पार्ट, ये मैंने सर्कुलर से बना दिए, ठीक है। ये जो है ये कहलाते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। अब भैया ये पोडोसाइट्स का चक्कर क्या है ना। अब ये पोडोसाइट्स नहीं आ पता कि कोई, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग पोडोसाइट्स को देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना देता हूँ पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअली पोडोसाइट्स कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। ये पोडोसाइट्स ही क्यों बोला और इनको, क्योंकि देखिए इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ये शेप है, जो फीट की जो फिंगर्स होती हैं उसके जैसी शेप है। किसके जैसी शेप है, फीट की जो फिंगर्स होती हैं उसके जैसी शेप होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। देखिए पैर जैसे लग रहे होंगे आपको दिखने में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। एक तरीके से छलनी टाइप का जो काम है, इसमें जो छोटे छोटे पोर्स हैं उस तरीके का जो काम है वो पोडोसाइट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है पोडोसाइट। तो भैया ये था आपका पूरा का पूरा जो है नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। बाकी जो है इसका आधा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, आधा मेडुला में होता है। वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार में, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आगे हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में तो पूरा का पूरा फिनोमिनन आएगा, है ना। वो सिर्फ इतना नहीं आएगा, सिर्फ डायग्राम, पर ये डायग्राम पूरा का पूरा जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं डायग्राम को पहले से बनाकर रख सकता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, मैं उसको रीड आउट करूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूं कि मेरा मकसद है कि आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सुधर जाए, ठीक है। आप लोग इजीली बना पाओ, आप लोग जो चीज बना रहे हो उस चीज के बारे में आपको पता हो, आपको पता हो कि भाई हम ये चीज बना रहे हैं तो इससे ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पता होगा तो चीज भी सही बनेगी, अर्थ नहीं पता होगा तो चीज आप ड्रॉ तो कर लेंगे लेकिन 101% देयर विल बी नो बेनिफिट फॉर दैट, ओके। तो प्लीज आप लोग फिर से ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा जो है हमने क्या बना दिया था, अपना बॉमेंस कैप्सूल बना दिया था, ठीक है। कप था, एक बाउल था जिसके अंदर मैगी नूडल्स जैसे कुछ पड़ा था, ठीक है ना। मैगी नूडल जैसा जो था वो क्या था, टफ आर्टरीज था, जो टफ आर्टरीज गुच्छा था जो आर्टरीज का, उस गुच्छे को हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस बोल दिया, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस कहां से बन रहा था, क्योंकि एब्डोमिनल एओर्टा आगे आ रही थी
और एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू यहाँ आ रही थी, ठीक है। फिर इधर से इधर को कहां पर जा रही थी, इफरेंट आर्टरियोल जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन थी जिसको हम लोगों ने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है एंडोथीलियल की। किसकी बनी होती है, एंडोथीलियल की। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, मेजर पार्ट है। तो भैया एक तो मेजर पार्ट आपका क्या हो गया कि एब्डोमिनल एओर्टा से निकल के आ रही है एफरेंट आर्टरी, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को क्या पता चल गया कि ये टफ आर्टरीज है। इस सेंटेंस को आपने हमेशा याद रखना है, टफ आर्टरीज को ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है। ये स्ट्रांग पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, हमने देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन के आप लोगों को पता होना चाहिए कहीं की बनी है, एपिथेलियल की बनी है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर क्या है, पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट्स को पोडोसाइट्स क्यों कहा गया, ठीक है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस ऐसी है, देखिए इस टाइप के दिखाई देते हैं जैसे कि हमारे फीट्स की फिंगर है, हमारे फीट्स हैं, ठीक है, इसीलिए उनको पोडोसाइट्स बोला गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इधर देखिए हमने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पी से मतलब हमने देखा पास, डी से मतलब हमने देखा दूर, ठीक है। तो दूर वाली जो है वो डिस्टल है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब ये बिल्कुल ऐसी बेंड हो रखी है, बिल्कुल ऐसे घूमी हुई है, ठीक है। और क्या है ये, ट्यूब्यूल्स तो है, ये ट्यूब्यूल्स तो है, ये ट्यूब्स तो है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है बिल्कुल, ठीक है ना, पाइप के जैसा है ना बिल्कुल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पास वाली डिस्टल, इससे मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच का डिफरेंस ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक वाले के लिए प्रॉक्सिमल रेड है और ब्लैक वाले के लिए डिस्टल ब्लू है, ब्लू वाले के लिए प्रॉक्सिमल रेड है और ब्लू वाले के लिए डिस्टल ब्लैक है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने जो देखा वो हमने देखा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का अनदर नेम क्या है, मेडुलरी लूप है, ठीक है। बाद में हमने देखा कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट्स यानी कि जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स बहुत सारे नेफ्रॉन्स की मिलती हैं, यानी कि अलग अलग के उसमें साथ में जुड़ती हैं, तो वो एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। उस मेजर कलेक्टिंग डक्ट का नाम हमने बताया डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है ना। क्या नाम बताया, डक्ट ऑफ बेलिनी। इसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस, ठीक है ना, प्रॉमिस नहीं कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, खुद से प्रॉमिस कीजिए, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि डक्ट ऑफ बेलिनी को कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या है, आपकी मेजर कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है, आपकी मेजर कलेक्टिंग डक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है, मेजर कलेक्टिंग डक्ट। अब आप लोग इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। तो भैया ये था आपका आज का पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है, क्या आपको अच्छा लगा होगा डक्ट ऑफ बेलिनी के बारे में जानकर, ठीक है। आप लोगों को सही चीज जो इससे पता चली कि एफरेंट आर्टरियोल का जो साइज है वो ज्यादा है एज कंपैरेटिवली टू इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी कौन सी है, एफरेंट आर्टरियोल है। कहां से निकल के आ रही है, एब्डोमिनल एओर्टा से, ठीक है। एंडोथेलियम के बारे में आप लोगों को पता चल गया, पोडोसाइट्स के बारे में पता चल गया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास किसकी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कि वो आखिरकार होता कैसा है, ठीक है ना। अब आगे ये था हमारा पार्ट 2, ठीक है, जिस पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को। और अगली वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नए कंटेंट के साथ फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। उस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के कॉन्सेप्ट को हम लोग उठाकर लाने वाले हैं, और उसमें भी कुछ छोटी बारीक चीजें होंगी जो हम लोग उभार कर पढ़ेंगे, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें नई सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप सभी लोगों का मुझे इसी प्रकार से प्यार मिलता रहे। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट। और इसी तरीके से ग्रेस्प करते रहिए, जो भी मिल रहा है अपने पास ग्रेस्प कर लेना है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।